नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बेटियों की सुरक्षा पर स्त्री संवाद करेंगे हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की, जो आजकल सुर्खियों में है। इतना कि उसकी गूंज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी सुनाई पड़ रही है। और कारण है प्रदेश में बेटियों के साथ बढ़ता अत्याचार। यहां 22 साल की युवती हो या फिर 6 साल की बच्ची, किसी भी उम्र की औरत, रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस इन दरिंदों को पकड़ने की जगह पीड़ितों के माता पिता को धमका रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि योगी की पुलिस और उत्तर प्रदेश क्या ऐसे उत्तम बनेंगे और क्या ऐसे महिलाओं के आत्मसम्मान को रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा रामराज में। आगे हम बेटियों की सुरक्षा पर स्त्री संवाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामराज में मचा ये कैसा कोहरा। योगीराज में यूपी की बेटियों पर अत्याचार। पहले गैंगरेप, फिर गई जान। जल्लादों ने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। यूपी सरकार करेगी सभी का हिसाब पूरा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां के मुखिया अपने सूबे को उत्तम प्रदेश बताने का दम भरते हैं और वो ये कहते नहीं थकते कि उनके प्रदेश में न सिर्फ लड़कियां सुरक्षित हैं बल्कि वो निर्भीक भी हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही सबसे पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। लेकिन फिर भी महिलाओं की सुरक्षा राम भरोसे है और तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर हाथरस की है, जहां एक 19 साल की बेटी का गैंगरेप होता है। लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार की इजाजत के बगैर रात के अंधेरे में माता पिता और भाई को बिना साथ लिए बेटी की चिता पर केरोसिन तेल डालकर उसे फूंक देती है। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सरकार हो नहीं सकती कि परिवार के लोगों को, पीड़िता की जो मृतक हुई, उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। जब सवाल उठते हैं और मीडिया जुटती है तो आनन फानन में एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को यूपी सरकार निलंबित कर देती है। लेकिन उस डीएम का क्या, जो परिवार को धमका रहे थे। एसडीएम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। हालांकि पुलिस ने हाथरस केस के चारों आरोपी संदीप, रवि, रामू और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूंकि प्रीवियसली एफआईआर कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376 डी धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। हाथरस में बेटी के साथ दरिंदगी पर अभी चर्चा चल ही रही थी, तभी एक दिन बाद बलरामपुर में एक और बेटी के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात होती है। पीड़ित बेटी की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम देने के बाद कमर और दोनों पैरों को तोड़ दिया गया और रिक्शे पर बैठाकर बेटी को घर भेज दिया गया, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। वो सिर्फ इतना कह पाई, बहुत दर्द है, मैं नहीं बचूंगी। और हुआ भी वही। में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्चे को।
बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। नहीं लगा मैं कही मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। बलरामपुर की बेटी की भी मौत हो गई तो वहीं आरोपी शाहिद और साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब बलरामपुर में बेटी की अस्मिता को तार-तार किया जा रहा था, तब आजमगढ़ में एक 20 साल के दरिंदे ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां का कहना है कि आरोपी दानिश उनका पड़ोसी है और वो बच्ची को नहलाने के बहाने अपने घर ले गया था और फिर उसके साथ रेप किया। बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आजमगढ़ की ही तरह बुलंदशहर में भी एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके ही पड़ोसी ने रेप किया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी रिजवान के खिलाफ केस दर्ज करवाया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके चाचा ने रिश्तों को तार-तार करते हुए दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम अजीत है, उसकी उम्र 28 साल है। जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो हाथरस, बुलंदशहर, बलरामपुर, आजमगढ़ और ऐसे ही न जाने के उत्तर प्रदेश के कितने सारे इलाके जहां से एक के बाद एक बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी, रेप, मर्डर की खबरें आ रही हैं। और आज हमने ये स्त्री संवाद इसीलिए रखा है ताकि समझा जा सके कि जिस रामराज की कल्पना लेकर योगी सरकार बनी थी, कहा जाता था कि 0 टॉलरेंस होगा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनके प्रति। लेकिन आखिर क्यों आज रेप प्रदेश बनता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश? और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन कौन से मेहमान हैं वो मैं आपको बता देती हूं। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आभा सिंह वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में। और विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। और जानबूझ करके हम लोगों ने ये स्त्री संवाद का नाम दिया है और तमाम जो अलग अलग पार्टियों की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें हमने बुलाया है ताकि बिना शोर शराबे के एक सार्थक बहस हो सके और समझा जा सके कि महिलाओं के प्रति सोच, महिलाओं के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और महिलाओं के प्रति सरकार का रवैया आज भी ये कटघरे में क्यों खड़ा है और क्यों आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं हाथरस जैसी घटना और उसके बाद पुलिस का इस तरीके से अमानवीय चेहरा। मैं शुरुआत अलका लांबा जी आपसे करना चाहती हूं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि किसी भी देश, किसी भी समाज की तरक्की अगर मापनी हो तो महिलाओं की स्थिति देखिए। महिलाओं की स्थिति देखकर ही आपको मालूम चल जाएगा कि वो देश, वो समाज कितना तरक्की कर रहा है, विकास के रास्ते पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कल्पना लेकर हम बढ़े थे और बेहतरी की जो उम्मीद जगी थी, और देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो रही थी, तमाम दूसरी तरह की पुलिसिया कार्रवाई की बात हो रही थी, लेकिन आज जो हालात हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, एक महिला होने के नाते बिना राजनीति के आप मुझे बताइएगा कि इसकी वजह क्या है? सिर्फ सरकार, सिर्फ पुलिस या लोगों की सोच भी? देखिए, आपने महात्मा गांधी किया है और उसी को अगर उत्तर प्रदेश को आपको समझ आ जाएगा कि राम का मंदिर तो हो गया पर राम राज अभी नहीं आया है। गांधी की बात की अगर बात करेंगे तो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन आज अन्याय के खिलाफ बेटियों के साथ जघन्य अपराध बलात्कार उनके साथ हिंसा कर उत्तर प्रदेश। आप नहीं मिल पा रहे बहुत से सवालों। क्या मजबूरी लखनऊ की, क्या मजबूरी अजय बिष्ट मुख्यमंत्री की? रात 2:30 बजे अंधेरे में आपने परिवार की सहमति के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना बेटी को पेट्रोल डालकर खूब डाल, क्या कारण था? क्या कारण? आप ही का हाथरस का विधायक आज अलीगढ़ जेल जाता है और कहता है चाय पीने गया था, जबकि सबको पता है कि पूरी की पूरी भाजपा अजय भी सरकार प्रशासन बलात्कारी आरोपियों के साथ खड़ा है। आज अपराध आरोपी परिवार के बाहर जाकर धमका रहा है। की नजर है इस पे, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी का गठन परिवार को भरोसा में, उस एसआईटी को जो प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद बताई कि क्यों विश्वास नहीं है, क्योंकि एडीजी जो है वो जांच पहले कह रहे हैं बलात्कार को
तो हुआ ही नहीं। भाजपा का आईपीएल कहते हैं जबान कटी ही नहीं थी, कटी होती तो बयान कैसे देती। इतना असंवेदनशीलता, इतनी असंवेदनशीलता कहाँ है देश की हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मैं कहती हूँ न्याय दिलाइए ना बेटियों को, न्याय दिलाइए। एक भी नेता, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, स्मृति ईरानी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, मायावती जी हो, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के सांसद आप लोग नहीं गए उनसे मिलने। उनका दर्द उन्हें धमकाया जा रहा है। सीएम का अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ, उन्हें अभी तक। ठीक ठीक, मैं आऊंगी आपके पास वापस। अलका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस डिबेट में नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी आगे, क्योंकि क्या सिर्फ रेप विक्टिम से मिलने के लिए जाना, फोटो खिंचवाना या फिर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को का हुजूम लेकर के पैदल चल पड़ना, क्या इसी से महिला अधिकारों की रक्षा हो जाएगी? ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले अलका लांबा जी के बाद में आभा सिंह जी आपके पास आती हूं। आप वरिष्ठ वकील हैं और आप लगातार महिला अधिकारों के विषय में भी बात करती रहती हैं। जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात करते हैं, तो किसी एक स्टेट की बात क्यों करें? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े, ये कोई एक पार्टी नहीं कह रही है, कोई एक चैनल, कोई एक एंकर नहीं कह रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे देश में एक साल में 7% रेप की वारदात बढ़ी है, जबकि इस समाज में इस वक्त आकर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मामले घटेंगे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन एक साल में 7% पूरे देश में बढ़ जाते हैं। और दलित महिलाओं की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के साथ रेप का मामला सामने आता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की हमें जरूरत है। क्या तेरा रेप, तेरा प्रदेश, मेरा प्रदेश, मेरी कमीज कम काली, ये वाला जो अप्रोच है, ये महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने से रोक रहा है? आभा सिंह जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि अगर आप फिगर्स देखिए एनसीआरबी की, तो हिंदुस्तान में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी स्टेट में भी, इनफैक्ट यूपी से ज्यादा मध्य प्रदेश में रेप केसेस हैं, महाराष्ट्र में भी उतने ही केसेस हैं। तो जरूरत है कि एक हम इसको सही ढंग से देखें। और यूपी में जो ये रेप हुआ है, इसमें उन्होंने आरोपी तो अरेस्ट किए, उन्होंने आरोपी उसी दिन अरेस्ट किए जिस दिन उनको महिला ने 22 तारीख को बताया कि उसका रेप हुआ है। लेकिन गलती जो करी आपने, उसको रात में जो है उसके मृत शरीर को जो जला दिया, वो मुझे लगता है क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू था, एक मीडिया वहां पहुंच गया था, जो गलत था। अब जस्टिफाई नहीं कर सकते और अब जरूरत बनती है कि आगे से एक लेसन लेके रेप को आप कंट्रोल करें। रेप क्यों नहीं कंट्रोल होता? कन्विक्शन रेट जो रेप में है 27.2% है, मतलब 100 में 27% रेपिस्ट ही सजा पाते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। इस वजह से दबंग लोग, गुंडे लोग बेखौफ होके आराम से क्राइम करते हैं महिलाओं के प्रति, और उनको मालूम है कि उनको कुछ नहीं होगा। तो एक तो कन्विक्शन रेट बहुत खराब है पूरे इंडिया का। दूसरी बात है, ये केसेस कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन ये चलते हैं कई साल तक। तो इतने साल चलते हैं कि जो विटनेस है उनको धमकी मिलती है, विक्टिम जो है उनको धमकी मिलती है, और ट्रायल के बाद कोई अपना साक्ष्य देने नहीं आता, और इसलिए भी अधूरी साक्ष्य की वजह से केस जो है कन्विक्शन नहीं होता और केस छूट जाते हैं। तो और पुलिस की बात है तो महिला पुलिस तो बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम पुलिस आपको दिखेगी जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए आए, या महिलाओं को जब कंप्लेन करनी हो। इसी हाथरस के केस में देखिए, वो कहते हैं 15 को हमने कंप्लेन नहीं की। शायद अगर वहां महिला पुलिस भरपूर होती है, विक्टिम को कॉन्फिडेंस होता, तो वो बताती कि हमारे साथ रेप भी हुआ है। 15 की जगह 22 तारीख तक उसने बताया नहीं कि उसके साथ रेप हुआ, और तब तक जब फोरेंसिक में उसके सैंपल्स दिए गए तो उसमें रेप का प्रेजेंस नहीं आया, जबकि ये गलत है। अगर आपका जो फोरेंसिक में अगर स्पर्म की प्रेजेंस नहीं आती तो भी रेप माना जाता है, ये नया कानून कहता है जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया। तो एडिशनल डीजी ने गलत बोला कि क्योंकि फोरेंसिक में स्पर्म नहीं प्रेजेंट आया रेप फोरेंसिक रिपोर्ट में, इसलिए रेप नहीं। और जो दबाव बन रहा है पुलिस की ओर से, वो तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है एक तरफा काम कर रही है, वो भी हम देख रहे हैं। मीडिया को रोका, विपक्षी पार्टियों को रोका, लाठीचार्ज किया, वो भी हम देख रहे हैं। ऐसे में कैसे इस बात की उम्मीद की जाए कि शुरुआत से ही जब परिवार हरकत में आया होगा इस घटना के बाद, तो पुलिसिया दबाव उस परिवार पर, खुद पीड़ित परिवार पर नहीं हुआ होगा? इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगी, लेकिन रोली मिश्रा जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि जब हम समाज की सोच की बात करते हैं तो हुक्मरानों की सोच की भी बात करते हैं, और जो
सत्ताधीश हैं उनकी सोच की बात करते हैं, जो विपक्ष में महिलाओं के अधिकारों के झंडा बरदार बनते हैं उनकी भी हम सोच की बात करते हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत शर्मनाक है कि अभी पूरा देश हाथरस, बलरामपुर, बारां पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बीच जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। कोई ये कह रहा है कि भाई लड़कियों को संभाल कर रखिए, लड़कियों को हद में रखिए, रेप अगर हो रहा है तो उसके लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बीजेपी के विधायक। कोई कह रहा है कि बाजरे के खेत में कौन सा घास काटने गई थी। मतलब इस तरह की बातों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन रोली मिश्रा जी, सवाल आपसे भी बनेगा क्योंकि आप उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जहां पर पहले कहा जा चुका है कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो क्या जब हम अपनी सोच दूसरे की सोच कर बात करते हैं तो क्या चार उंगलियां हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए? और जब भी कोई किसी भी पार्टी में महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भद्दी बात करता है तो क्या उसको विरोध की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए? पार्टी के भीतर से महिलाओं की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए? रोली मिश्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आज जो आपने इतनी सार्थक बहस यहाँ पर शुरू की, क्योंकि इस पर भी जो रेप है, बलात्कार है, उत्पीड़न है, अत्याचार है, इस पर भी जो बहस हो रही, राजनीति की घिनौनी बदबू आती है, उससे भी अपने आप से घृणा होने लगती है। मैं खुद एक स्त्री हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ और बड़े सम्मान के साथ ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के माननीय सदस्य के तौर पर 5 वर्ष मैंने काम किया। लगभग 19,000 मामले, जो ये हमारे 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और यहाँ लगभग 13 करोड़ महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं आधी दुनिया का। वहां पर लगभग 19,000 मामले में जन सुनवाई से लेकर के जो कार्यशैली थी वो मैंने करने का प्रयास किया। अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल मेरे परिक्षेत्र में आता था, हाथरस भी मेरे परिक्षेत्र में आता है। और जिस दिन ये गुड़िया के साथ मामला वहां पर गई थी, इसके अलावा अलीगढ़ से लेकर सफदरजंग तक की घटना की मैं खुद साक्षी हूं। 2 दिन से मैं फिर वहां थी, आज ही वापस हाथरस से लौटी हूं। मैं लौटती हूँ आपके पास रोली जी, लौटती हूँ मैं आपके पास रोली जी। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब राजनीतिक पार्टियों से पूछा जाता है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर तो वो ये गिनवाने लगते हैं कि देखिए हम यहां गए थे, वहां गए थे, लेकिन जब जिसकी सरकार रही वहां पर महिलाओं के खिलाफ रेप न रुके न कमे। और भारत का दुर्भाग्य यही है कि आज भी महिलाओं के खिलाफ, दलित महिलाओं के खिलाफ न सिर्फ अत्याचार हो रहे हैं बल्कि उसके बाद आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा पुलिस महकमा भी इसमें संलिप्त दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास आऊंगी विजय मिश्रा, उसके बाद अलका जी मैं फिर से एक बार आपका रुख करूंगी, लेकिन विजय मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरह की राजनीति हो रही है वो जरा बताइएगा, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर हाथरस, रोज हम देख रहे हैं कि नेताओं का जमावड़ा उमड़ रहा है, कुछ न कुछ कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से। लेकिन राजनीति को इधर अगर रखकर देखा जाए, अभी तक जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, अभी तक जो एक्शन इस मामले को लेकर हुआ है, उसमें किस तरह का झोल आपको नजर आता है, किस तरह का पक्षपात आपको दिखाई देता है? विजय। बिल्कुल, मैं पूरे घटनाक्रम का जिक्र तो यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन घटनाक्रम के बाद अब जो चीजें आ रही हैं मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि आज ही यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो आयोजित की गई थी भाजपा के नेता के जरिए से, और यहीं पर आए थे अनिल जैन जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे और हाथरस के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया। तो हाथरस के मुद्दे पर सरकार का जिस तरह से बोलना था उस पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सलाहकार लगातार सलाह दे रहे हैं उसमें सरकार अपनी कहीं ना कहीं बातों पर खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से एक नई बात कही गई है कि इस पूरे मसले पर साजिश रची गई है। साजिश रचने वाले इस्लामिक कंट्री से बाकायदा 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। पीएफआई और तमाम संगठन की बातें जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जहां पर मृतका की लाश जलाई गई वहां पर क्या दंगाई थे या पीएफआई के लोग थे या इस्लामिक कंट्री के लोग थे या इस तरह के आतंकवादी लोग थे, या फिर जहां पर आपके डीएम ने बयान दिया क्या वहां पर ऐसा कोई जासूस था जो कि डीएम साहब का मुखौटा लगा करके वहां पर बैठ करके बयान दे रहा था? मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब मैंने जब अनिल जैन से पूछा तो वो बगले झांकने लगे। इसके बाद मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि एक बात राज्य सरकार ने जो कही है, जिस बात के जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई देश में इस्लामिक कंट्रियों के जरिए से, कि इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में दंगा फैलाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ की फंडिंग देश में हो जाती है और सरकार की जांच एजेंसियां फंडिंग होने के बाद पता करती हैं। जाहिर है कि बहुत बड़ा सवाल
खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर के, और आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? केंद्र सरकार पर, क्योंकि देश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के ऊपर है। और ऐसे में अगर बाहरी देशों से 100 करोड़ की फंडिंग इतनी आसानी से बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया न्यूज के विजय मिश्रा ने जो सवाल पुलिस से पूछे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते रहेंगे कि आज आप भले ही इसे ढकने के लिए किसी साजिश का नाम दे ले, लेकिन डीएम का बयान हमने सुना, पूरे पुलिस महकमे का रवैया हमने देखा, क्या वहां पर कोई मुखौटा लगाकर चला गया था? क्योंकि पुलिस वाले खुद इस केस में असंवेदनशील दिख रहे थे, अमानवीय तरीका अपना रहे थे। बीच रात में, आधी रात को शव को जला देना, फूंक डालना बिना अंत्येष्टि किए, और जबरदस्ती परिवार का बिना कंसेंट लिए, इसका क्या आखिर जस्टिफिकेशन है? अलका लामा जी, इसीलिए मैं चाहती हूं कि राजनीति में हम जाएं ही नहीं। सवाल तो तमाम पूछे ही जाएंगे सरकार से, पुलिस से, लेकिन आप मुझे बताइए, जिस बात का जिक्र हम अभी रोली जी से भी कर रही थी, कि क्या सिर्फ विक्टिम परिवार से मिलना या फिर एक जुलूस निकाल देना, कैमरे के सामने दिख जाना, क्या यही न्याय दिलाने का एक तरीका हो सकता है? क्या वाकई अगर मंशा हो राजनीतिक पार्टियों की, तो जहां पर जिसको मौका मिले, जिसकी सरकार हो, वहां स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता? अब देखिए ना, प्रियंका गांधी जी की तस्वीरें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई प्रियंका गांधी ने बहुत बहादुरी का काम किया। मैं आपको साधुवाद देती हूं, मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूं कि जमीन पर प्रियंका और राहुल नजर आए, लेकिन क्या किसी पार्टी के नेता की उठाई हुई जहमत, खुद गाड़ी चला करके ड्राइव करके चले जाना या फिर वहां पीड़ित की मां को गले लगाना, क्या किसी पार्टी के नेता की उठाई हुई जहमत किसी पीड़ित परिवार के दर्द से, उसकी मां के दर्द से कम ज्यादा हो सकता है? क्या उसकी तुलना की जा सकती है? क्या क्यों ना समझा जाए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हर पार्टी ऐसे मौके पर करती है? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी, उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं जी, हम सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि निरंतर जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे किसी तरह की मदद प्रशासन से, सरकार से, पुलिस से नहीं मिल रही, उल्टा उन्हें धमकाया जा रहा है। हम विपक्ष में हैं। अगर आप कहेंगे राजनीति है, तो राजनीति क्या वो नहीं थी जब 2014 में वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा गढ़ा था, बहुत हुआ महिला पर वार, अब की बार मोदी सरकार, वोट दो, वोट दो, वोट मिला, सत्ता में आए, कुर्सी मिली, वायदा था फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, बेटियों के साथ न्याय होगा। जब वो वायदे भूल जाते हैं, वो न्याय देना भूल जाते हैं, और हम विपक्ष के लोग उन्हें उनके वो नारे, वो वायदे, वो चुनाव में चीख चीख कर वोट लिया, विदेश की धरती लंदन में 2018 में जाकर बलात्कार के ऊपर भाषण देते हैं और यहाँ भूलते हैं। तो याद दिलाना अगर राजनीति है, तो आप जैसी, हमारी जैसी महिलाएं, देश की करोड़ों बेटियां हमसे चाहती हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उस चुनावी वायदे को याद दिलाएं, जिसे नारा चुनावी वायदों का याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें वादा करती हैं और निकल जाती हैं, और इसी तरीके से बेटियां जो हैं वो बलात्कार की शिकार होती रहती हैं, अत्याचार का शिकार होती रहती हैं। आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे।